Hello Bachapari, welcome to our YouTube channel Shri Sham Tutorials. In this video we'll be covering the most important questions of BEGAE 182 English communication skills. So let's get started. So our first question is, what is communication, what are its barriers and how to remove them? Communication is exchange of information, thoughts, feelings, etc. मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आप आपस में शेयर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, किसी की सुन रहे हो, किसी को बोल रहे हो, वो सब कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. कम्युनिकेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है, राइटिंग, वर्बल, फिजिकल एक्शन, टोन, एक्सप्रेशन, और भी बहुत सारे मेथड्स है कम्युनिकेट करने के. इसमें आप मेनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो और दूसरों का समझते हो कि दूसरे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, और आप अपना भी शेयर करते हो. The act of giving, receiving, sharing information is known as communication. तो आप पहले communication को थोड़ा सा define कर देना अपने एग्जाम में. देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बना के आप बैरियर्स टू कम्युनिकेशन लिख देना. बैरियर का मतलब होता है रुकावट. कोई भी चीज़ आपकी बातचीत करने के बीच में आ रही है, आप रिसीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को या समझ रहे हो, लाइक एनीथिंग कम्स इन द वे ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज इज नॉन एज बैरियर इन अ कम्युनिकेशन. बैरियर्स की वजह से आपकी मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन जनरल, जैसे मैं आपको कम्युनिकेट करके मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, तो अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होगा या मेरे जो वीडियो में म्यूज़िक बहुत लाउड होगा, तो ये एक बैरियर हो जाएगा कम्युनिकेट करने में, क्योंकि मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगी कि मैं क्या बता रही हूँ. ना आप वो समझ पाओगे, रिसीव कर पाओगे, ना आप उसको डिकोड कर पाओगे. तो इसमें काफ़ी टाइप्स के बैरियर आते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर लैंग्वेज, जिसको हम सिमेंटिक बैरियर भी कहते हैं. मतलब अगर मैं आपको हिंदी समझ में आ रही है तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो ये हमारी कम्युनिकेशन स्मूथ चल रही है. लेकिन अगर मैं आपसे स्पेनिश में या फ्रेंच में बात करने लग जाऊँ तो आपको नहीं समझ में आएगी, तो हमारा ये लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा बीच में. मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको एलैबोरेट कर देना अपने 2-2 3-3 लाइन अपने एग्जाम में लिख के, आप फिर ना अच्छे से आंसर फ्रेम कर सकते हो. सेकेंड इज़ योर वोकैबलरी बैरियर. वोकैबलरी, अगर मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, वोकैब ही मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर मैं आपसे क्या कम्युनिकेट कर पाऊँगी. या फिर मेरे पास इतनी ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स है कम्युनिकेट करने के लिए कि आपको समझ में ही नहीं आ रहे कि अब मैं सामने से क्या बोल रही हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, तो ये आपका वोकैबलरी बैरियर में आ जाएगा. तो जो थर्ड बैरियर इज़ योर कॉन्सेप्ट. अगर मुझे मेरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो चीज़ मुझे कम्युनिकेट करनी है, जो मुझे आपको समझानी है, वो ही मुझे नहीं पता, उसके बारे में क्लैरिटी ही नहीं है, तो मैं आपको क्या समझा पाऊँगी. देन फोर्थ वन इज़ योर प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज. मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैं अपने एक टीचर से पढ़ती थी एंड मैं यहाँ पे गुड़गांव हरियाणा साइड की हूँ एंड वो टीचर यूपी बिहार साइड के थे. तो वो ना दीवार को दीवाल कहते थे. तो शुरू में तो वो कुछ बोल रहे थे सेंटेंस, उनमें उन्होंने कई बार दीवाल वर्ड यूज़ करा. मुझे समझ नहीं आया. मेरे को ऐसा तो लग रहा है कि आप वो इंडिकेशन अपने हाथ से दीवार को दे रहे हैं, तो मुझे लग तो रहा है कि हाँ वो दीवार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दीवाल मेरे लिए तो नया वर्ड था. मैं कहा कि कोई कुछ और वर्ड तो नहीं है. तो हमारे बीच में क्या हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आया, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन बैरियर था. देन आता लैक ऑफ अटेंशन और इंटरेस्ट. जैसे कि नॉर्मल आप स्कूल जाते हो, टीचर बताती रहती है, लेक्चर देती है, आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो आप सुनते ही नहीं हो. तो वो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ कि टीचर ने कुछ बोला, आपने तो सुना ही नहीं, या सुन भी लिया तो कुछ गलत से सुन लिया. देन नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल बैरियर. जैसे किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है या फिर कोई आदमी को नर्व डिसऑर्डर है, जिससे वो स्पीच या हियरिंग प्रॉब्लम हो गई उससे, तो ना वो सुन पा रहा है ना वो ढंग से बोल पा रहा है, तो ये फिजिकल बैरियर हो गया. देन नेक्स्ट इज़ योर इमोशनल बैरियर. इमोशनल बैरियर इन द सेंस कि जैसे मैं आपको कोई बात बता रही हूँ या मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि ये हुआ एंड वो बहुत इमोशनल हो गया उस टॉपिक को लेके एंड वो अपनी ही दुनिया में खो गया कि हाँ अब मैं, या फिर मैं बोलते बोलते एकदम रोने लग गई कि भैया मेरे को से बोला ही नहीं जा रहा, मेरे गले से वर्ड्स ही बाहर नहीं निकल रहे, तो वो मेरे इमोशंस बीच में आ गए एंड उस वजह से हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई. देन नेक्स्ट आता है आपका इफेक्टिव फैक्टर्स. इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे नॉइस. मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि मेरे यहाँ पे बहुत शोर होता है, तो आप सुनते कैसे मेरी आवाज़ को, समझते कैसे, ठीक है. देन हम इन सबको हटा कैसे सकते हैं, व्हाट आर द वेज टू रिमूव बैरियर्स. फर्स्ट वन इज़ योर आइडिया शुड बी क्लियर बिफोर कम्युनिकेशन. मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या आपको पढ़ाना है, तभी मैं आपको समझा पाऊंगी, नहीं तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगी, आपको भी कंफ्यूज कर दूंगी. Then second one is your sender should communicate according to the receiver's need. Then next is your consult others before communication. Then be aware of tone, content and language of message. आपकी टोन कैसी होगी, it should matter while communicating. कि आप गुस्से से कोई एक बात बता रहे हो या आप प्यार से बता रहे हो, you should always be respectful, right? तो your tone matters.
या आप एटीट्यूड दिखा रहे हो तो दैट डजंट लुक नाइस। देन कन्वे थिंग्स विच आर हेल्पफुल टू लिसनर्स, जो आपके लिए लिसनर्स के लिए हेल्पफुल चीज़ें हों वो आप कम्युनिकेट करो। इंश्योर टू गेट प्रॉपर फीडबैक, एंड येस फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उनको बताई बात, अब वो उसको क्या लेकर गए हैं, क्या समझा उन्होंने उस बात से, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं, अच्छा बुरा, उन्हें अच्छा लगा बुरा लगा या XYZ जो भी चीज़ है, आप उनसे फीडबैक ज़रूर लेना। इट इज़ अ साइन ऑफ गुड कम्युनिकेटर। देन मैसेज शुड बी क्लियर, आपकी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूज घुमा फिर आके नहीं होनी चाहिए जलेबी की तरह। देन बी अ गुड लिसनर, अगर आप सुनोगे ही नहीं तो आपको सामने वाले का पता कैसे चलेगा। फीडबैक लेने के लिए आपको पेशेंस भी तो रखनी चाहिए ना। मान लो आपने कोई चीज़, आपने बात बताई किसी को, ठीक है, एंड वो उस चीज़ का नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि उसे अच्छा नहीं लगा या उसने गुस्से में रिएक्ट करा या कुछ भी, अब आप उससे लड़ने थोड़ी लग जाओगे। यू हैव टू बी द गुड लिसनर ऑल्सो, राइट। एंड देन फॉलो अप योर कम्युनिकेशन, जहाँ पे ये COM डॉट लिखा है ना, वो कम्युनिकेशन ही है वो वर्ड पूरा। मैं नोट्स बना रही थी तो इतने बार लिखना पड़ता है, रिपीट रिपीट सेम वर्ड, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। देन ऐसे मैं आपको कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक लाइने ट्रस्ट करके एक राइटर थी, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्ट और नॉट। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी पंचुएशन के ऊपर। तो उन्होंने बताया था कि शी पॉइंटेड हाउ इजीली द मीनिंग ऑफ रिटन वर्ड्स कैन बी ऑल्टर्ड जस्ट बाय रीअरेंजिंग द पंचुएशन। जैसे एक एग्जाम्पल है, अ वुमेन विदाउट अ मैन इज नथिंग। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एक औरत बिना आदमी के कुछ भी नहीं है। एंड वही पंचुएशन चेंज हुई है, वर्ड्स एग्जैक्ट सेम है। आपने एक सेंटेंस पढ़ो, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, मतलब एक औरत है, उसके बिना आदमी कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल ही बदल गया दोनों लाइंस का, जस्ट बिकॉज ऑफ पंचुएशन। तो कम्युनिकेशन में जो रिटन पार्ट है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप उसको तरीके से लिखें ताकि सामने वाला सही उसको समझे। कम्युनिकेशन इज अ बेसिक नीड फॉर ह्यूमंस लाइक ईट स्लीप एंड ड्रिंक। अब ये तो डेली आप खाना पीना खा रहे हो, तो आपको कम्युनिकेशन भी एक वैसा ही आपका लाइफ का पार्ट है। कम्युनिकेशन इज द की फॉर सॉल्यूशंस। आप बातचीत करोगे कोई भी प्रॉब्लम की, आप कम्युनिकेट करोगे अपने एल्डर्स से या आप अपने फ्रेंड से, तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने ना काफ़ी आपको इलेबोरेटेड आंसर्स दे दिए हैं। अगर आप इतना भी लिख के आ जाओगे ना इसमें एक एक एग्जांपल ऐड करके, तो भी आपके ऑलमोस्ट 90 अबव मार्क्स आ जाने हैं आराम से। ये 50 का पेपर है ना, तो 40 अबव आ जाने हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। नॉन वर्बल यानी जो बिना बात करे, जो बिना बोले हुए। वर्बल अभी मैं आपके साथ कर रही हूँ कम्युनिकेशन, आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैं बोल रही हूँ, आप वो सुन रहे हो, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू नॉन वर्बल एक्शंस लाइक आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, टच, टोन ऑफ वॉइस, आर्टिफैक्ट्स। इसका बहुत इजी एग्जांपल है कि मम्मी, आप जब कुछ भी गलत काम करते हो, मम्मी के बस एक लुक ही काफ़ी होता है, बस नज़र दिखा दी एंड बस आपका बात सारी समझ में आ गई। आप बिल्कुल एकदम गऊ बच्चे बन गए हैं कि हाँ भैया मम्मी मैं तो बहुत शाना बच्चा हूँ, मैं अच्छे बच्चों की तरह काम कर लूँगा। क्या था वो? आई कॉन्टैक्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ मेड विदाउट वर्ड्स। स्टडी ऑफ नॉन, ये NVC मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, राइट। ये शॉर्ट फॉर्म पेपर में मत लिख कर आना, ये मैंने बस अपने नोट्स में लिखे कि हाँ बार बार रिपीट करना पड़ रहा था वर्ड। पेपर की कोई ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है, तो आप कंप्लीट ही लिख के आना। The study of nonverbal communication was started in 1872 by a publication called The Expression of Emotion in Man and Animals. It was invented by Charles Darwin. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। आप बीच बीच में से साइंटिस्ट वगैरह के या रिसर्चर्स वगैरह के नाम वगैरह लिखते हो ना, तो इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर पे, इनको हाईलाइट भी कर दिया करो फिर। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? So first one is your, it is important because it gives valuable information about a situation. Second one, it conveys empathy and emotions. आप अपने बिना बोले भी आप सिर्फ अपने फेस के एक्सप्रेशन से बहुत कुछ बता सकते हो, राइट। देन इट्स conveys proper interpretation. Then fourth one is your understanding. आप सिचुएशन को और अच्छी तरह समझ सकते हो। फिफ्थ वन इज़ योर इंस्टिंक्टिव नेचर। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप जैसे जो आंटी वगैरह होती है ना, कोई कोई मतलब आंटियों के लिए बुरा नहीं है, बट इन जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली कि हाँ कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अंकल भी होते हैं ऐसे कि आपके मुंह पे तो बहुत अच्छे होते हैं कि हाँ बहुत अच्छा आपको बच्चा तरक्की कर रहा है, अरे वाह क्या बात है, बढ़िया, भगवान और खूब फूले फले। लेकिन उनके मन में है ना जेलसी कि भाई कि कैसे आगे बढ़ रहा है।
तो ये मन में कुछ और है लेकिन शक्ल पे कुछ और है और बोल कुछ और रही हैं, तो पता चल जाता है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो ना तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। जो चीज़ वो बोल रहा है ना, वो बोले भी ना अगर सामने वाला बंदा, तो भी आप काफ़ी कुछ जान सकते हो उसके बारे में। देन 6 इज़ योर वर्क प्लेस एफिशिएंसी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एसेंशियल्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और टोन वाइल अटेंडिंग अ मीटिंग और मीटिंग एटिकेट टू बी फॉलोड। ये आपके इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरीके से ऊपर नीचे वर्ड्स कर देंगे एंड आंसर सबके ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं। ग्रुप डिस्कशन पता ही है आपको क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि डिस्कस करना ग्रुप में, जैसे बचपन में ग्रुप स्टडी होती थी बहुत सारी, है ना। तो अब ग्रुप डिस्कशन की बात कर लेते हैं। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट हु गैदर फॉर्मली और इनफॉर्मली टू डिस्कस आइडियाज़, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक कॉमेंट्स। एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, मतलब लोगों का ग्रुप है जिनका एक सिमिलर इंटरेस्ट है। जैसे मान लो आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं, काफ़ी फालतू बातें करनी है उनको, तो आप सारे फ्रेंड्स ग्रुप, आपका फ्रेंड्स ग्रुप बन गया। देन आपके सारे सिमिलर इंटरेस्ट है, सारे फालतू लोग ही हैं एंड वो गैदर फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, मतलब या तो फॉर्मल आप, ये तो आपकी जो फ्रेंड सर्कल है आपका इनफॉर्मल ग्रुप हो गया, एंड फॉर्मली जैसे ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वो उसमें ऑफिस डिस्कशंस होते हैं, तो वो फॉर्मल हो जाते हैं। टू डिस्कस आइडियाज़, अपने खुरापाती आइडियाज़ शेयर करने के लिए अपने दोस्तों के बीच में, एंड ऑफिशियल आइडियाज़ इन ऑफिस, राइट, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक कमेंट्स, राइट। सो ग्रुप डिस्कशन इसको कहते हैं। देन इसके एसेंशियल्स क्या है? फर्स्ट वन इज़ योर बी एन एक्टिव लिसनर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैंने कम्युनिकेशन का भी बताया था। अगर आप लिसनर अच्छे नहीं हैं तो आप कम्युनिकेशन कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, आप सामने वाले की सुनोगे ही नहीं। तो आपने उसको कुछ बोला, अब वो उसने आपको क्या बोला वो आपने सुना ही नहीं, ना आपने फीडबैक लिया, ना समझा कि आप उसने आपकी बात को कैसे परसीव किया है, तो कम्युनिकेशन अधूरा रह गया ना। तो सेकेंड वन इज़ योर टेक इनिशिएटिव। ग्रुप डिस्कशंस में बातचीत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 4 जनों का ग्रुप है, 3 जने बातें कर रहे हैं, एक अकेला बैठा, तो फिर वो ग्रुप डिस्कशन का पार्ट थोड़ी हुआ। तो इसलिए आपको इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपनी पॉइंट रखो, आप अपनी थिंकिंग थॉट प्रोसेस रखो, राइट। टेक केयर ऑफ़ ड्रेसिंग, किस तरीके के आप कपड़े पहन के जा रहे हो, फॉर्मल जगह पे, इनफॉर्मल जगह पे, तो उसका भी ध्यान रखें। ट्राई टू बी पोलाइट वाइल डिलीवरिंग योर व्यूज़, अपनी बात रखते टाइम पोलाइट रहें, ऐसे नहीं कि गुस्से से या चिल्ला के बोल रहे ओए ये ऐसा है वैसा है, ये तो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होता ना। तो आपको पोलाइटली बात करनी है। देन बी एक्यूरेट टू योर थाट्स, आपके थाट्स क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में कि आप क्या बोल रहे हो, तो उन पे एक्यूरेसी, मतलब ऐसे नहीं कि आप हवा में तीर चला रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो सही होना चाहिए। डू नॉट इंटरप्ट व्हेन अदर्स स्पीक, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन, लाइक रिस्पेक्टिंग अदर्स, अप्रिशिएट अदर्स, एंड जब कोई सामने वाला बात कर रहा हो बीच में आपको नहीं बोलना, लेट हिम कंप्लीट, देन आपकी टर्न आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, जिस टॉपिक पे बातचीत हो रही है उसको समझो तो एटलीस्ट, बिना समझे आप अपनी मर्ज़ी से कहीं इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक उठा लाओगे तो फिर आपको आउट ही कर दिया जाएगा डिस्कशन से। देन स्पीक अप विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंटली सबसे बात करें, पोलाइटली बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें, तो यही सब एसेंशियल्स हैं आपके। ये जनरल बातें हैं, आपको पता है, बस जो जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी होती है ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं, अभी कई बच्चे दिल पे ले जाएंगे कि अपब्रिंगिंग की बात कर दी मैम ने, बट भैया अब तुम्हारे अंदर थोड़े बहुत संस्कार तो होंगे ना, तो ये वही है, अगर तुम किस तरीके से बिहेव करना है तुम्हारे को सोसाइटी में, तो तुम इसके आंसर बड़े आराम से लिख सकते हो, कोई टॉप टॉपिक नहीं है ये, आराम से अरे चुटकी बजाते ही हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजुअल एड्स एंड हाउ इट मेक्स योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव। तो प्रेजेंटेशन क्या होती है, हमने स्कूल में भी पावर पॉइंट वगैरह पे बनाई हुई है बचपन में, राइट। तो सिस्टमेटिक वे टू कम्युनिकेट, यानी सिस्टम से हम स्लाइड बाय स्लाइड किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। वंस व्यूज़ टू ऑडियंस, जैसे मैं आपको अभी स्लाइड शो दिखा रही हूँ, मतलब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आ रही है, तो ये भी एक टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ही है। यूजुअली रिक्वायर्स प्रिपरेशन, इवेंट्स प्लानिंग, राइटिंग, यूज़ ऑफ विजुअल एड्स। इसमें प्रिपरेशन चाहिए, जैसे मैंने पहले प्रिपेयर करा, नोट्स बनाए, सारी चीज़ स्टडी करी, उसके बाद मैं आपको कन्वे कर पा रही हूँ। प्लानिंग, राइटिंग एंड यूज़ ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स होते हैं आपके जो पिक्चर्स, फोटोज़, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये अगर मैं आपको ये दिखाऊंगी तो आपके दिमाग में ज़्यादा बातें बैठेंगी ना, ये हमें पिक्चर से ज़्यादा समझ में आता है। विजुअल एड्स आर द हार्ट और सोल ऑफ प्रेजेंटेशन।
जैसे बहुत बच्चे होते हैं बुक में सिर्फ अगर वर्ड्स लिखे हैं ना तो उनको इंटरेस्ट नहीं आता कि हाँ यार पूरी किताब में बस अक्षर ही अक्षर। जिसमें पिक्चर्स मिलती है ना उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है देखने में, बेशक से कुछ समझ में ना आए बट पिक्चर है तो देखेंगे भाई, पूरी बुक अपनी छान मारेंगे कि हाँ चलो किस में क्या है, किस में क्या बना है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। तो विजुअल presentation is very important for gaining attention of audience, right? So it helps us in making presentation more interest। यहाँ पे P का मतलब presentation है। grabs audience attention, better understanding, audience more likely to remember content with visuals, right? जो चीज़ आप बाहर पिक्चर्स देख कर आते हो वो आपको ज़्यादा ध्यान में रहती है rather than the written stuff कि आपने क्या पढ़ा था उस पर। देन मेक यू एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, आप बहुत अच्छी तरह बात कर सकते हो। अभी तो देखो सारा एग्जाम टाइम है, सब लिखा लिखा ही हुआ है तो आपको इतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा, बट बीच में एक दो जो मैंने डायग्राम वगैरह या फ्लो चार्ट्स डाले उसमें आपको फिर भी दिमाग में चीज़ें बैठी होंगी, राइट? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड फॉर योर करियर, कि जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल जॉब में प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड फॉर योर करियर, कि आपके जो बॉस बैठे हैं उन्होंने उनके दिमाग में भी विजुअली छप के आपने क्या फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया था, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि कंपनी को कहाँ लेकर जाना है, आपका क्या स्टार्टअप था। तो काफ़ी चीज़ें आपके करियर वाइज भी हेल्प कर सकती हैं। देन प्रेजेंटेशन पावरफुल वे टू कम्युनिकेट आइडियाज़, थॉट्स, इनसाइट्स, रिकमेंडेशन टू ऑडियंस। प्रेजेंटेशन समझ यार इतनी सी हल्की हल्की इंग्लिश है, ये तो आप लोग समझ आती हो। अब मेरे को ना हर चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा, वाह इतना तो आप समझ ही जाते हैं ना, मेरे शाणे बच्चे हैं ना, क्या बात है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फॉल्टी हैबिट्स ऑफ रीडिंग एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर। तो सेकंड या फॉरेन लैंग्वेज का मतलब है कि आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो या बोलते आ रहे हो। जैसे मेरी हिंदी है नॉन नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, कि हाँ मैं बचपन से ही हिंदी बोल रही हूँ तो इट इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज। इसके अलावा मैं कुछ भी बोलूँगी जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, तो ये सब मेरी सेकेंड लैंग्वेज हो जाएंगी या फिर फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं इनको। तो सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज लर्नर शोज़ फॉल्ट इन रीडिंग हैबिट्स टेक्निक्स, मतलब वो उनको रीडिंग जैसे हम जो बचपन से करते आ रहे हैं, जो लैंग्वेज में बात करते आ रहे हैं वो तो हमारे एकदम ब्लड स्ट्रीम में घुस जाती है कि हाँ हमारे हर बॉडी के सेल को पता है कि हाँ ये वर्ड्स हैं, ये भाषा है, ऐसे रीड करनी है। लेकिन जब हम न्यू सीखते हैं ना तो उसमें बहुत सारी हम मिस्टेक्स कर जाते हैं। स्टडी शोज़ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफ़र ऑफ रीडिंग हैबिट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर। जैसे हम हिंदी में रीड करते हैं वैसे हम इंग्लिश में नहीं करते, हमारा रीडिंग टेक्निक भी बदल जाता है। ऐसे लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है। तो हमारी फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स में सबसे पहले आती है फिंगर पॉइंटिंग। फिंगर पॉइंटिंग है जो हम बच्चों को सिखाते हैं एक एक वर्ड पे उंगली रख रख के पढ़ना ताकि उनको कंसंट्रेशन आ जाए एक ही वर्ड पे। स्लोज डाउन रीडिंग प्रोसेसेस, ये जो आपका रीडिंग करने का प्रोसेस होता है ना, आप कंसंट्रेशन तो करवा रहे हो हर वर्ड पे करवा रहे हो बच्चों को, लेकिन उससे आपकी रीडिंग की जो फ्लो है वो आपका बहुत स्लो हो जाता है कि आप एक वर्ड पे गए फिर अगले वर्ड पे जाए फिर अगले वर्ड पे गए। देन आता सेकेंड इज़ योर रिग्रेशन। प्रोसेस ऑफ रीडिंग टेक्स्ट दैट यू हैव ऑलरेडी रेड। कुछ लोगों को ना आदत होती है कि जैसे उन्होंने कुछ नया सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश जो शुरू करते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे पहला आपका पहली 4 लाइन पढ़ी फिर उनको एक बार वापस से पढ़ेंगे देखने के लिए कि हाँ मैंने सब ध्यान से समझा है नहीं समझा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर थोड़ा सा पीछे का पढ़ने लग जाएंगे। तो ये एक बहुत फॉल्टी हैबिट कह सकते हो आप रीडिंग की, कि अननेसेसरी मूविंग आइज बैकवर्ड्स टू रीड टू अंडरस्टैंड। उनको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे और अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी, जबकि ये नहीं करना चाहिए। इससे आपकी रीडिंग और स्लो हो गई कि आप एक पेज जो 2 मिनट में पढ़ा था उसको आप 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हो। देन नेक्स्ट इज़ योर सब वोकलाइजेशन, साइलेंटली प्रोनाउंसिंग और मेमोरिंग वर्ड्स वाइल रीडिंग। ये जो रेगुलर रीड करते हैं ना उनकी थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि जो पढ़ते ही नहीं हैं अब आप जैसे बच्चे उनको समझ कहाँ आएगी ये वाली चीज़। बाकी जो वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि आप रीड करते हो ना तब बहुत बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी ना रीडिंग की जो पेस होता है वो स्लो हो जाता है, बिकॉज हमारी आइज़ मूव्स फास्टर देन माउथ। कि हम जैसे मैंने आप पहला वर्ड ये फॉल्टी हैबिट्स ऑफ रीडिंग पढ़ो, अब आपने जब तक फॉल्टी मुँह से बोला ना तब तक आप रीडिंग तक रीड कर चुके थे अपनी आइज़ से और दिमाग में भी चल रहा था, लेकिन आपने अब रीड करा फॉल्टी हैबिट्स ऑफ रीडिंग, तो आपने पूरा एक सेंटेंस बोला तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगा, तो आपकी रीडिंग स्लो हुई ना नेक्स्ट सेंटेंस पे जाने के लिए। देन अगेन बिगिनर्स के लिए अच्छा है, दे मे हेल्प इट टू एन अंडरस्टैंडिंग, देन बट इट स्लो डाउन बिकॉज आइज मूव फास्टर देन माउथ, जैसे मैं आपको बताया। देन नेक्स्ट इज़ योर लैक ऑफ फ्लुएंसी। अगर आप फ्लुएंट नहीं है रीड करने में तो आपकी ऑब्वियसली रीडिंग बहुत स्लो हो जाएगी। देन लिमिटेड वोकैब नॉलेज, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, हर वर्ड का मीनिंग आपको गूगल पे या डिक्शनरी पे ढूंढना पड़ रहा है, तो आपकी रीडिंग और स्लो हो जाएगी, मतलब एक पेज पढ़ने में आपको 15 मिनट लग जाएंगी, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से ना मोस्टली 2 ही आएंगे, आप कोई भी 2 लिख सकते हो अपने एग्जाम में, उसके 1-2 एग्जाम्पल्स दे देना। देन नेक्स्ट इज़ योर लिटरेरी रीडिंग।
Literary reading is reader engage with literal meaning of text including facts, events and information. Focus on what the text says rather than the deep meaning. ये मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी इंटरप्रेटिव रीडिंग से, तो आपको बाद में बताता हूँ. देन नेक्स्ट इज़ योर होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स. ये क्वेश्चन भैया इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको तो अच्छे से एकदम चाट के चले जाना, जहाँ तक ये आ ही जाएगा. नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, पढ़ तो लिया, ज्ञान तो लिया ना. तो देखो होमोनेम्स क्या होते हैं. मैं ये टेबल बनाई है ना, इस टेबल को अच्छे से आप रीड कर जाना. टेबल को आप ऐसे लिख सकते हो कि लेफ्ट साइड आपने प्रोनाउंस, मीनिंग एंड स्पेलिंग. PMS तो होता है ना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो आप उसके तरीके याद कर सकते हो कि प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग एंड स्पेलिंग, ये 3 वर्ड्स से हम इन तीनों वर्ड्स को डिफाइन करते हैं कि होमोनेम्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स क्या होता है. इसी सीरीज़ में लिखना कि होमोनेम्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स. जैसे होमो तो सब में है ही, तो निम्स में N लिख दिया, ग्राफ्स का G ले लिया, फोन्स का P ले लिया. NGP साइड में PMS, ऊपर NGP, और नीचे लिखना है SDS, DDS, SDD, ऐसे लिखना है. अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. होमोनिम्स, सबसे पहले हम होमोनिम्स की बात करते हैं. होमोनिम्स वो होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और उनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है. मीनिंग डिफरेंट है तो डी फॉर डिफरेंट, डी बीच में आया, साइडों के दोनों सेम है तो P और S सेम है, यानी प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग सेम है. फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट आपकी डायरेक्शन भी हो सकती है. राइट आप करेक्ट क्योंकि ये चीज़ करेक्ट है उसको भी बोल सकते हो. राइट साइड जाने आपकी डायरेक्शन हो गई. तो इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम थी दोनों की, राइट, स्पेलिंग भी सेम थी, राइट, लेकिन मीनिंग अलग था दोनों का. एक का था डायरेक्शन और एक था करेक्ट. सेकंड वर्ड आप इसमें एग्जांपल में ले सकते हो बैट. बैट आपका एक वो होता है, एनिमल होता है, चमगादड़ जिसको कहते हो, और एक आपका क्रिकेट वाला बैट होता है खेलने का. तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, बैट, स्पेलिंग सेम है BAT, बट इनका मीनिंग अलग अलग है. देन आते हैं, मैं होमोफोन्स बताती हूँ, होमोग्राफ इसके बाद बताऊँगी. होमोफोन्स होता है जिसमें प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग बदल जाएगी. अब इसमें SDD हो गया, पहले था SDS, अब लास्ट वाला S हट के D आ गया होमोफोन्स में, राइट. तो इसमें आपके पास एग्जाम्पल होगी जैसे 8 और 8. पहला 8 है मतलब खाना खा लिया, पास्ट टेंस, और अगला 8 है यानी 8 नंबर. देन नेक्स्ट आता है आई और आई. फर्स्ट इज़ योर आईज जो आपकी आंखें हैं, सेकेंड वन इज़ योर आई मतलब मैं. देन योर इज़ बी. अब दोनों भी, एक तो हनी बी है और एक आपका नॉर्मल बी की आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी दैट, वो वाला है. देन नेक्स्ट इज़ योर सेल. CELL, ये आपके बॉडी के सेल्स हो गए, या फिर प्लांट्स के आप कोई भी सेल कह सकते हो. एंड या फिर आप इस सेल को आप होमोनिम्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि सेल 2 तरीके के होते हैं ना, एक तो आपकी बॉडी के सेल और एक आपके सेल जो बैटरी वाले सेल होते हैं. स्पेलिंग उन दोनों की सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, राइट. हमने इनमें से एक वर्ड निकाल के उसमें भी हम फिट कर सकते हैं. आपके डेली यूसेज के वर्ड्स में से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे. देन होमोफोन्स में सेल दूसरा सेल था कि जेल होती है, वो वाला सेल. देन नेक्स्ट इज राइट और राइट. पहला राइट करेक्ट है, इसमें स्पेलिंग भी डिफरेंट है ना, दूसरा राइट है यानी लिखना. इसके बाद हम बात करते हैं होमोग्राफ्स की. होमोग्राफ्स क्या होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, मीनिंग अलग होगा, स्पेलिंग सेम होगी. तो पहले में जो आपके होमोनिम्स थे वो थे SDS, राइट. देन होमोग्राफ्स होंगे DDS, पहला S हट के D आ जाएगा. देखो होमोनिम्स में SDS में से लास्ट का S हटा के उसको होमोफोन्स बना दो, एंड आगे का S हटा दोगे तो होमोग्राफ्स बन जाएगा. जो आपके होमोग्राफ्स होते हैं उनमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, बिकॉज दे आर अ टाइप ऑफ होमोनिम्स. होमोनिम्स से अलग नहीं है वो, उनका ही एक तरीके का टाइप है. तो DDS मतलब प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट एंड स्पेलिंग सेम. एग्जाम्पल जैसे आपका बैट है, प्रोनाउंसिएशन मे बी डिफरेंट, मे बी सिमिलर. तो इसमें आपको ये, क्योंकि कई सारे जो होमोग्राफ्स हैं ना वो आपको होमोनिम्स भी लग सकते हैं. जैसे आपका बैट था जो आपको होमोनिम्स में भी बताया था कि एनिमल भी है, क्रिकेट भी है. जैसे पार्क है, गाड़ी पार्क करने वाला पार्क हो गया, और एक आपका पार्क ग्राउंड हो गया जिसमें आप खेलते हो. देन आकर ट्रंक में एक आपके एलिफेंट की ट्रंक होती है, एंड आपकी ट्री के तने को भी ट्रंक बोलते हो. बार्क जैसे डॉग बार्क करते हैं, एक ट्री में भी बार्क होती है, छाल जिसको कहते हैं, पार्क ऑफ द ट्री. तो जो ऊपर आपकी डेफिनेशन है कि प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट एंड स्पेलिंग शुड बी सेम, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो. लीड एंड लेड, मतलब स्पेलिंग सेम है LEAD, बट एक लेड मतलब जो आपकी पेंसिल की लेड है, एंड लीड करना किसी चीज़ को है कि आप उस चीज़ के लीडर हो, राइट. एंड उसमें एक एग्जांपल आप नेक्स्ट भी दे सकते हो, मिनट को आप वो कहते हैं ना घड़ी वाला मिनट, टाइम वाला मिनट. एंड इसमें आप सेम स्पेलिंग में आप प्रोनाउंस करते हो माइन्यूट मतलब बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, किसी भी चीज़ को माइन्यूट डिटेल्स, राइट. देन नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स. डिस्कोर्स क्या होता है, सोशल और पब्लिक यूज ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज. ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 or more parties
कैन बी कॉल्ड एज डिस्कोर्स। 4 तरीके के होते हैं, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी एंड परसुएसिव। नरेटिव डिस्कोर्स क्या होता है? फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेल्स ए स्टोरी, जो इमोशनल हो गई, या जैसे टीचर्स होते हैं ना जो छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, जैसे केजी वगैरह को, कि एक बड़ा सा जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा शेर रहता था। अरे क्या बोल दिया मैंने कोई मतलब आप फीलिंग समझ गए मेरी, कि इमोशंस उसमें इंडल्ज करके आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हो, यानी एक स्टोरी सुनाते हो किसी को भी। देन नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट रिलाइज ऑन 5 सेंसेस टू हेल्प ऑडियंस टू विजुअलाइज, जिसमें लुक, साउंड, फील, टेस्ट एंड स्मेल, आप ये सब उनको डिस्क्राइब करते हो कि ऐसा दिखता था वो, ऐसी आवाज़ थी, ऐसा फील था, ऐसा उसका टेस्ट था, ऐसी उसकी स्मेल थी। तो वो ऑडियंस अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करती है। देन थर्ड इज योर एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स। इट इज़ यूज टू इन्फॉर्म ऑडियंस इन अ न्यूट्रल लैंग्वेज, मतलब इसमें कोई इमोशन नहीं करा रहे, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही, कोई आपको इंप्रेशन नहीं जमाना उनके दिमाग पे, बस आपको नॉर्मल बातचीत बतानी है कि ऐसे ऐसे हो। जैसे आप न्यूज़ में सुनते हो ना, एंकर्स वगैरह, कैसी भी न्यूज़ हो, बुरी हो अच्छी हो, बस आपकी नॉर्मल एक टोन में रहता है कि दिस हैपन, दैट हैपन, राइट। कोई सैडनेस नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं, न्यूट्रल टोन रहते हैं फॉर्मल वे में। देन नेक्स्ट इज योर परसुएसिव, जिसको आप आर्ग्यूमेंटेटिव भी बोल सकते हो। इट इज़ यूज टू कन्विंस ऑडियंस दैट राइटर और स्पीकर इज़ करेक्ट यूजिंग एविडेंस एंड रीज़न। इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, जो भी बातचीत करते हैं उनको कहते हैं थीसिस। ये जो राइटर है ये तो सही कह रहा है, आपको माननी पड़ेगी ये चीज़, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो थोड़े समझाएंगे उस वे में। इसमें लॉजिक्स यूज़ करते हैं, प्रूफ्स यूज़ करेंगे, एविडेंस यूज़ करेंगे कि इस वजह से ये चीज़ें हैं एंड अब आप मानो, उनका मोटिव यही रहता है। देन नेक्स्ट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्सेशन। बस 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं, देन आपकी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है कि आप आराम से सिर्फ इतना भी कर जाओगे, यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। कन्वर्सेशन क्या होती है? बातचीत करना, टॉक बिटवीन 2 पीपल। देन ये 2 तरीके से हो सकती है, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। फॉर्मल हो गई आपकी ऑफिस में, जॉब्स में आप जो करते हैं, बातचीत करते हैं, या स्कूल्स में। और इनफॉर्मल हो गई जो अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बात करते हो। बोथ हैव इक्वल राइट्स टू एक्सप्रेस शेयर देयर थॉट्स एंड सजेशंस। फॉर्मल कन्वर्सेशन में दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं अपने थॉट्स शेयर करने के लिए, सजेशन शेयर करने के लिए, राइट। जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ तो मैं कुछ बोलूँगी, मेरा दोस्त कुछ बोलेगा, दोनों के पास इक्वल राइट्स है बात करने के लिए, शेयर करने के लिए थॉट्स। देन it happens between friends, families, relatives, officials, etc. right? It helps in socialization. Socialization करने के लिए बहुत important होता है conversation। अगर आप किसी से बातचीत ही नहीं करोगे तो आप socialize कैसे करोगे, जियोगे कैसे सोसाइटी में? बात करनी आनी चाहिए बाबू। इंट्रोवर्ट का ज़माना गया, अब आपको एक्सट्रोवर्ट तो बनना ही पड़ेगा। During conversation you are supposed to respect other person's suggestions and arguments. You have to respect what other person is saying, okay? And be more understandable and great listener. Appreciation and acceptance, self-control and resistance are also important in conversation. Then next is the characteristics. Be respectful, appreciate others' thinking, be prepared. पहले टॉपिक पे फोकस रखो, एक्टिव बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए आपको कि इसका बैकग्राउंड क्या टॉपिक का। मेक कनेक्शंस बना के बातचीत करो। कन्वर्सेशन इज़ नॉर्मल बातचीत बच्चा। अभी मैं आपके सामने बैठी हुई तो हम बातचीत करते, बट अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आई एम टीचिंग यू थ्रू अ वीडियो, like through presentations, okay? Then be clear, what do you want to talk about it? Inquire and probe, उसके बारे में बातचीत करो, लोगों से रिसर्च करो, उस बारे में जानो, उसके बारे में। Then show comprehension, check understanding, self control. Then characteristics of speech की अगर हम बात करें, speech should be, आपका जो speech flow है वो अच्छा होना चाहिए, loudness मेंटेन्ड होनी चाहिए, इंटोनेशंस, इंटेंसिटी ऑफ टोन्स आपकी जो आप बात कर रहे हो, जिसमें कहाँ पर आपको किस वर्ड पे आपको प्रेशराइज करना है, इंटेंस हो के बोलना है, किस वर्ड पे आपको नॉर्मली बात करनी है, तो आपकी सब चीज़ आपकी स्पीच पे डिपेंड करनी है। स्लो टॉक, फॉर्मल वे में धीरे बात, आराम से बात करो, फॉर्मल तरीके से बात करो। ग्रेट क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट में, आपको इमोशंस शो नहीं करना। जब भी आप कोई स्पीच देते हो उसमें आप अपने इमोशन शो नहीं करते, और आपको सेल्फ अवेयर भी रहना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सिचुएशन है, ऑडियंस का कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, उस हिसाब से आपको सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए। Then your next question is how conversation is different from other speech events. तो इसमें मैंने डिफरेंस बना दिया है, आप इसको कर लो, बाकी आप एग्जाम्पल्स लिख देना, आपके सारे आंसर्स अप टू द मार्क्स हैं। देन कन्वर्सेशन, टॉक बिटवीन 2 पीपल, जो 2 लोगों के बीच में बातचीत है उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। सिमिलरली लाइक जो स्पीच है वो आपकी सिंगल पर्सन टॉक्स टू अ ग्रुप। स्पीच देते हैं कैसे देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी आपके
इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे खड़े होकर स्पीच देते हैं, राइट? तो वहाँ पे वो एक बंदा खड़ा होकर ऑडियंस को हैंडल कर रहा है कि दैट वन पर्सन विल स्पीक एंड अदर्स विल लिसन। बट कन्वर्सेशन में ऐसा नहीं है, वो इसमें सबको बात करने का चांस है, एवरीवन टॉक, सबके पास इक्वल राइट्स हैं बात करने के। बट जो स्पीच है आपकी, उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन स्पीकर एंड ऑडियंस। यूजुअली जो स्पीकर है आपका फ्रंट में खड़ा होता है एड्रेसिंग द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस से बातचीत करता है, और इसमें कोई एक ही बंदा होता है जो स्पीकर होता है एंड वो खड़े होकर बाकी सबसे बात करेगा। एवरीवन डज नॉट हैव इक्वल राइट्स टू स्पीक। देन इसमें आपका जो कन्वर्सेशन है उसमें आप नॉर्मली बात करते हो, जैसे मैं अभी आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ, इसमें कोई स्पीच नहीं दे रही कि इसमें मैं इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ हो रही है, स्लैंग्स भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो स्पीच होती है उसमें आपके फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है। बस लास्ट में 2 टॉपिक्स हैं, एक लेटर एंड ग्रुप डिस्कशन। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जैसे जो लेटर का फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मल लेटर आएगा जहाँ तक है, तो आपको ऊपर लिखना है टू, देन XYZ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका 3 लाइन का एड्रेस लिख देना, देन उसके बाद डेट लिख देना DDMMYYY फॉर्मेट में, देन सब्जेक्ट लिख देना एंड रिस्पेक्टेड सर मैडम आपकी सैल्यूटेशन आ गई, देन योर बॉडी, देन थैंक यू, योर सिंसियरली ABC आपका नाम। ओके, तो ये आपका लेटर का फॉर्मेट हो गया, जो आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। अगर आपको इनफॉर्मल आता है, मैंने इसका लिखा नहीं है, मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देती हूँ कि शुरू में जो आपका एड्रेस आता है, सेंडर्स एड्रेस, देन आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपका डियर जो आपके दोस्त को लिख रहे हो, देन आपकी बॉडी आ जाती है। ग्रुप डिस्कशन जो आपका है ये आपका लिखना आ सकता है, काफ़ी हाई चांस है कि 5 बच्चों के बीच में आपको कोई भी एक सोशल टॉपिक दे देंगे, आपको इसके ऊपर बातचीत करनी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल था पिछले पेपर में आया था आई गेस कि AI इज़ डेंजरस फॉर लाइक फॉर द वर्ल्ड, ऐसे कुछ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि AI अच्छा है नहीं है, तो उसके बारे में आपको डिस्कशन करनी थी, मतलब डिस्कस डायलॉग्स लिखने थे, डिस्कस ग्रुप डिस्कशन के। तो डिस्कशन 3 तरीके की हो सकती है, डिस्कशन 3 तरीके की हो सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड डिबेट। फॉर्मल जो आपकी जॉब्स में, ऑफिसेज में होती हैं, कि जैसे ऑफिसेज में काफ़ी ग्रुप डिस्कशंस हाइप में होती हैं कि आप उससे बातचीत करके सब एक साथ बैठ के आप ऑफिस को ग्रो कैसे कंपनी को अपनी ग्रो कर सकते हो, उस पर डिस्कस कर सकते हो। देन इनफॉर्मल होती है जैसे जो हम दोस्तों के बीच में करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमने डिस्कशन कर रहे हैं। देन आपकी डिबेट आती है, जैसे आप न्यूज़ में देखते हो काफ़ी ज़्यादा कि डिबेट, बहुत सारे मंत्री लोग बैठे हुए हैं आपस में चै पै कर रहे हैं। कमेंट में बताना आपको इंटरेस्ट आता है डिबेट्स देखने में। मुझे तो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, क्योंकि फालतू में बस उनको अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है और दूसरों को गालियाँ देनी है, बस लड़ने लग जाते हैं वहीं पे। ऑफिशियल लड़ाई होती है वो, ऑन कैमरा, आप कुछ कर भी नहीं सकते उसमें। ओके, देन छोटे मोटे आपके ऐसे वगैरह आ सकते हैं। तो टॉपिक्स जस्ट नॉर्मल आपके जनरल अवेयरनेस के ऊपर टॉपिक्स होंगे, ज़्यादा कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड इनको प्रिपेयर कर लो। अरे आएगा, हाँ एक क्वेश्चन रह गया ना आपका, इंटरप्रेटिव रीडिंग। मैं आपको ये और समझा देती हूँ। इंटरप्रेटिव रीडिंग होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑथर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स टू द लिसनर। मतलब जो मैंने आपको बताया था ना पहले, लिटरल रीडिंग, उसमें क्या था कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, कि जो पढ़ा है बस उसका हमने उस वर्ड का वो समझ लिया कि लिखा क्या है वो जान लिया, लेकिन हमने उसका डीप मीनिंग नहीं समझा। जो डीप मीनिंग होता है वो आपका इंटरप्रेटिव रीडिंग में होता है। फीलिंग्स टू द लिसनर, ओके, देन रीडर शुड ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम द सिलेक्शन टू शेयर विद ऑडियंस। Art of bringing written text to life for an audience by conveying author's intended meaning, emotions through vocal performance. इसका एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे जो कुछ अच्छी इंग्लिश टीचर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे लिटरेचर पढ़ा रही हैं, तो लिटरेचर में आपके पोएम्स आ गई, आपका पैराग्राफ आ गया, तो पहले तो रीड करके वैसे बता देंगी कि हाँ, आपको लिटरल मीनिंग बता देंगी कि ये कह रहा है, लेकिन फिर क्या करती हैं, आपको डीप मीनिंग भी बताएगी, ऑथर आपसे ये कहना चाहता है। इंटरप्रेटिव रीडिंग यही है कि जैसे टीचर ने आपको रीड करा पहले पैराग्राफ, देन आपको समझाया कि ऑथर इस बात से ये मतलब निकालना चाहता है, एंड ये उसका इंटेंशन है, ये उसकी इमोशंस हैं, ये वो एक्सप्रेस कर रहा है इस अपनी पोएम में या स्टोरी में। तो इसको कहते हैं इंटरप्रेटिव रीडिंग। और जो लिटरल मीनिंग होता है, हम जैसे पढ़ रहे हैं कि हाँ ये होता है, तो हमने बस वर्ड टू वर्ड समझ ली कि ये है, बट हमने डीप मीनिंग में उसके नहीं गए। तो ये दोनों में डिफरेंस था। इट गोज़ बियॉन्ड सिंपल रिसाइटिंग द वर्ड्स ऑन अ पेज। जो आपके सिंपली रिसाइटिंग वाला कौन सा था, लिटरल मीनिंग। एंड इंटरप्रेटिव रीडिंग में, मैं बार बार मीनिंग बोल रही हूँ, दैट इज़ रीडिंग, सॉरी। देन इंटरप्रेटिव रीडिंग में आपके पास आ जाएगा इट गोज़ बियॉन्ड द सिंपल रिसाइटिंग द वर्ड्स ऑन द पेज, involves understanding the text deeply, then communicating then that understanding through vocal techniques, right? इसमें भी आपका टोन ऑफ वॉइस आप कभी ऊपर करोगे कभी नीचे करोगे। जैसे मैं आपको स्टोरी टेलिंग में बताया था, जो डिस्कोर्स का फर्स्ट पार्ट था नैरेटिव,
तो उसमें क्या था, आपको स्टोरी टेलिंग करनी थी, तो वही आप इंटरप्रेटिव रीडिंग में उस तरीके से आप बात को कन्वे करते हो। हाँ, इसमें क्या होता है, द स्पीकर रीड्स अ पब्लिश्ड रिटन वर्क पढ़ता है वो। देन एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए फॉर यूज़ इन अ पब्लिक स्कूल क्लासरूम। ये आपको एग्जांपल दिया कि जैसे बच्चों को हम स्टोरीज सुनाते हैं, उनकी पोएट्रीज होती हैं, ऐसे स्पीचेस, आर्टिकल्स, ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब एज अप्रोप्रिएट है एंड एक्सेप्टेबल फॉर यूज़, राइट। देन पॉलिटिकल एडवोकेसी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, कि आप इस चीज़ पे बच्चों को रीड करके या समझा के उनके दिमाग को, उनका ब्रेन वॉश मत करो कि एक पार्टी अच्छी है दूसरी बेकार है। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, राइट। देन ऑल्सो रेफर टू एज ड्रामेटिक रीडिंग। इंटरप्रेटिव रीडिंग इज़ ऑल्सो रेफर टू एज ड्रामेटिक रीडिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी ड्रामा से उसकी गहरी बातों को समझाते हैं कि राइटर ये कहना चाहता है, इस शब्द का मतलब ये है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया, नहीं आया, कुछ पूछना हो वो बताइए। एंड आपका कल एग्ज़ाम है, देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो या, हैव अ गुड डे।